अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, एक तब्दीली की लहर चल पड़ी है यूरोप में और इस तब्दीली की लहर को अब रोका नहीं जा सकता। मैं हॉलैंड के इलेक्शन से शुरू करूंगा। हॉलैंड का डोनाल्ड ट्रंप है ना, गेर्ट वाइल्डर्स, वो 60 साल का गेर्ट वाइल्डर्स इलेक्शन जीत गया है। हॉलैंड का 150 का पार्लियामेंट है, 150 मेंबर्स का, उसमें से इसने 37 सीटें जीती हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हॉलैंड और बेल्जियम में मल्टी पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, इसलिए मेजॉरिटी किसी का लाना, मैंने तो अपने यूरोप में जो मुझे तकरीबन 33 साल 34 साल हो गए हैं, मैंने कभी इन दो कंट्रीज़ में मेजॉरिटी के साथ किसी को गवर्नमेंट फॉर्म करते नहीं देखा। मिला जुला के 3-4 पार्टियां सरकार बनाती हैं, लेकिन गेर्ट वाइल्डर्स ने 37 सीटें जीती हैं, 37 सीटें, जो पिछले 20 साल में हॉलैंड में किसी पार्टी ने 37 सीटें नहीं जीती हैं। जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है उसको 24 सीटें मिली इस बार, और जो लेबर और ग्रीन पार्टी का एक गठबंधन है उसको 25 सीटें मिली हैं, जबकि गेर्ट वाइल्डर्स ने 37 सीटें ली हैं। अब उसको दूसरी पार्टियों के साथ बैठ के सोचना होगा। अब जैसे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है वो राइट विंग का है, तो राइट विंग के साथ बैठना होगा, लेकिन फिर इसका जो स्टांस है ना, जो सख्त स्टांस पिछले कई सालों से ये कह रहा है कि हमारा कंट्री है ना हॉलैंड, वो हाईजैक हो गया है, और उसको हाईजैक करने वाले दो लोग हैं। एक है माइग्रेंट्स, मुस्लिम माइग्रेंट्स, और एक हैं यूरोपियन यूनियन। हॉलैंड एक यूनिक कंट्री है और हॉलैंड को एक आज़ाद रहना चाहिए, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारे ब्रेग्जिट हुआ था, वो नेक्जिट की बात करता है, नेदरलैंड एग्जिट की बात कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन से निकलना है। दूसरा, ये काफ़ी सालों से कह रहा है कि नेदरलैंड यानी हॉलैंड में मस्जिदें बंद करो, मदरसे बंद करो, कुरान को बैन करो। कुरान वो कह रहा है कि बेसिक जो है हेट फैलाता है ना, नफ़रत फैलाता है, वो कुरान से होता है। तो ये इसकी इलेक्शन कैंपेन में ज़रा लाइट हो गई थी। ये पिछले कई सालों से कह रहा था, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में इसने अपना हाथ हल्का रखा था। लेकिन बहरहाल उसका क्लियर विजन है कि इस्लामाइजेशन ऑफ नेदरलैंड है, वो नुकसान पहुंचा रहा है। Would have no Quran at all, as we in Holland at least have outlawed Mein Kampf in parts highly symbolic. Still, it would have an enormous effect to do so. If one country is tougher on its immigration policy than the other, then the most immigrants go to the country with the softest immigration policy. और यह है कि इसके एंटी इमिग्रेशन स्टांस ये है कि बॉर्डर को सख्ती से बंद करो। एक्चुअली मैं ज़रा आपको अपना तजर्बा बता दूं, क्योंकि मैं भी हॉलैंड में रहा हूं। जब मैं पाकिस्तान से 1990 में चला था तो मेरी डेस्टिनेशन हॉलैंड ही थी। और हॉलैंड भी हम जो इसको कहते हैं ना, तो ये हॉलैंड का कंट्री का नाम हॉलैंड नहीं है, इसका नाम है दी नेदरलैंड्स। और हॉलैंड इसका एक प्रोविंस है, इसके कई प्रोविंसेस हैं, उसमें एक प्रोविंस का नाम हॉलैंड है, लेकिन ये मशहूर हॉलैंड से हो गया है, अदरवाइज नेदरलैंड। तो मेरी भी डेस्टिनेशन हॉलैंड ही थी, और मैं पाकिस्तान से एम्स्टर्डम पहुंचा था और मैंने वहीं रहना था। लेकिन फिर मुझे वहाँ पे 4 दिन के बाद ही अंदाज़ा हो गया कि मेरे लिए यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यहाँ से 2 घंटे की ट्रेन है ब्रसल्स बेल्जियम। तो मैं बेल्जियम आया, और बेल्जियम में फिर मुझे हालात बेहतर लगे, तो मैं बेल्जियम में सेटल हुआ और 20 साल बेल्जियम में रहा। बेल्जियम से फिर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी दूसरे बच्चे के लिए जब, तो मेरे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि मुझे बेल्जियम छोड़ना पड़ा, तो मैं फिर हॉलैंड चला गया था। और हम तकरीबन 1 साल हॉलैंड में रहे थे। मेरा बेटा जो है, बड़ा बेटा, वो हॉलैंड में पैदा हुआ है, एम्स्टर्डम में। हॉलैंड के यानी डच लोग हैं ना जो हॉलैंड के,
वो मैंने जो जितना यूरोप देखा है, मैं तो यूरोप में जर्मनी में भी रहा हूँ, फ्रांस में भी रहा हूँ, स्पेन में भी रहा हूँ, पोर्टुगल में भी रहा हूँ, इंग्लैंड में रह रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड में आना जाना बहुत है, बाकी भी यूरोप के कई मुल्कों को मैंने देखा है। मैंने हॉलैंड जैसे लिबरल लोग नहीं देखे, वहाँ पे रेसिज्म भी नहीं होता था। अब ज़ाहिर है जो मुसलसल आप किसी को पुश करोगे तो एक स्टेज आती है कि फिर लोग तंग आ जाते हैं, लेकिन बड़े लिबरल थे। देखें हॉलैंड में ड्रग्स आपको कैफ़े मिलेंगे, ड्रग्स के आप ड्रग्स पी सकते हैं, गांजा चरस ये वो खुला डुल्ला लीगल। जो ड्रग्स के कैफ़े हैं उसमें आपको अल्कोहल नहीं मिलती, जो अल्कोहल के बार हैं उसमें आपको ड्रग्स नहीं मिलती, लेकिन लोग बड़े तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और मैं 90 में आया था, तब से मैं तो ये देख रहा हूँ ड्रग्स वहाँ पे लीगल है। फिर वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, बाकायदा प्रोस्टिट्यूट्स के मेडिकल टेस्ट होते रहते हैं, वो अपनी सर्टिफिकेट अपने कमरे में लगा कर रखती हैं कस्टमर को दिखाने के लिए, टैक्स भरती हैं। जब मैं नया नया आया था यूरोप, तो बेल्जियम में मैं रहता था, तो अक्सर हमारे दोस्त मजाक करते थे कि यार अगर कोई नेशनलिटी लेनी है तो किसी गोरे लड़के को पकड़ लो, उसके साथ शादी कर लो, हॉलैंड जाके शादी कर लेते हैं। यानी हॉलैंड में गे मैरिजेस कई सालों से लीगल है, जो कि यूरोप में नहीं थी। ऐसी वहाँ की सोच मैंने देखी है, वहाँ के लोग बड़े लिबरल हैं, बड़े फ्री माइंडेड हैं। वहाँ पे जब आप अपना 1400 साल पुरानी एक नफरत वाली आइडियोलॉजी इम्पोज करने की कोशिश करोगे ना, तो वो लोग फिर तंग आ जाते हैं। तो इसने इमिग्रेशन की पॉलिसी की है कि सख्त बॉर्डर। अब ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन बनने से पहले भी बेनेलेक्स जो होता था ना, बेल्जियम, हॉलैंड और लक्समबर्ग, इनके आपस में बॉर्डर नहीं होते थे। मैं जैसे नीदरलैंड से, एम्स्टर्डम से ब्रसल्स बाय ट्रेन गया, रास्ते में कहीं कोई रुकावट नहीं थी। 1990 में जब ना शेंगन था ना कुछ था, तो ये कह रहा है कि हम अपने बॉर्डर सख्ती से रोकेंगे, किसी इमिग्रेंट को आने नहीं देंगे, और एक ऑपरेशन करके पूरे हॉलैंड से इलीगल्स को निकालेंगे, डिपोर्ट करेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि रेफरेंडम कराएंगे कि हॉलैंड को यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए, नेक्सिट। लेकिन ये वाला पॉइंट और ये जो इस्लामाइजेशन के हवाले से जो इसके पॉइंट्स हैं, इमिग्रेशन के हवाले से पॉइंट्स हैं, उसमें इसको मसला होगा, क्योंकि इसको मेजॉरिटी शो करने के लिए 76 मेंबर चाहिए, इसके पास 37 है, 39 इसको और चाहिए, जिसके लिए लामाला दूसरी पार्टियों से इसको एग्रीमेंट करने होंगे। तो दूसरी पार्टियां फिर अपनी शराइत रखेंगी, जिसमें ये सारे जो ब्रेक्जिट या नेक्सिट जो है वो होगा, इमिग्रेशन पॉलिसी होगी, इस्लामाइजेशन। लेकिन स्टिल ही विल ब्रिंग ए ह्यूज चेंज इन नीदरलैंड, और इसका मुख्तलिफ दुनिया के इश्यूज़ पे ये वो करता है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखता है। जैसे इसकी पार्टी के आदमी ने ये पार्लियामेंट में स्पीच की। Dit boek, de Koran, is de reden van heel wat onheil. Bron van alle kwaad, license to kill en nog een paar van dat soort dingen meer. Maar dit boek, de Koran, de basis van de islamitische leer, wordt op een fundamentalistische manier beleden in nogal wat moskeeën in ons land. Ons land telt 295 moskeeën, als ik de lijst van de Unie van moskeeën mag geloven. En wellicht 1/3 behoort tot de salafistische, jihadistische strekking, radicaal Soenitisch, waar in min of meerdere mate gerecruiteerd wordt voor de jihad, waar geweld gepredikt wordt. En ga zo और maar door. इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। जब ये बात करता है तो मुझे लगता है मैं भी मेरे दिमाग को पढ़ के ये बोल रहा है, ये मैं जब बोलता हूँ तो मुझे लगता है मैं उसकी ज़बान बोल रहा हूँ। इज़राइल वाले इशू पे इसका कहना यह है कि जेरूसलम, यूडा, समारिया ये सब इज़राइल के इलाके हैं। फ़लस्तीनियों का होमलैंड जॉर्डन है, वो जॉर्डन में जाएं, हिस्टोरिकली जॉर्डन इनकी जगह है। इसी तरह इंडिया के हवाले से जब नुपुर शर्मा के ऊपर
इतने सारे आरोप लगे थे और बेचारी को हाइडिंग में जाना पड़ा था, तो उस वक्त ही वॉज द ओनली वर्ल्ड लीडर जिसने कहा था कि नूपुर शर्मा एक हीरो है, जिसने और कोई बात नहीं की सिवाय सच के, सिर्फ सच ही बोला है। और पूरी दुनिया को नूपुर शर्मा पे गर्व होना चाहिए, वो नोबेल प्राइज की हकदार है। इंडिया एक हिंदू नेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की ये कर्तव्य है कि हिंदुओं के हिफाजत करे और इस्लामिक हेट और वायलेंस के खिलाफ हिंदुओं के की हिफाजत करे। अजीज दोस्तों, गेर्ट विल्डर्स ने अभी रिसेंटली एक ट्वीट भी की थी कि हिंदुओं को इंडिया में महफूज होना चाहिए, ये इनका मुल्क है, ये इनका होमलैंड है, ये इनका है। इंडिया एक इस्लामिक नेशन नहीं है। मेरे इंडिया के दोस्तों को मैं ये कहूँगा कि टॉलरेंट अब बर्दाश्त की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पे जब सामने वाला इनटॉलरेंट हो तो आपको टॉलरेंट होने की ज़रूरत नहीं। हिंदुइज़्म को डिफेंड करो एक्सट्रीमिस्टों के खिलाफ, टेररिस्टों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ। अपीज़ नहीं करो, वरना बहुत नुकसान में रहोगे। हिंदूज डिज़र्व लीडर्स जो कि हिंदुओं की हिफाजत कर सकें। अजीज़ दोस्तों, बड़ा ही वखरी टाइप का बंदा है और ये लहर चल पड़ी है। इटली में भी एक आई थी, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी बिल्कुल राइट की तरफ थी। और इसके बाद अब ये हॉलैंड आया है, नहीं इसके बाद अर्जेंटीना में हुआ, फिर हॉलैंड आया है, और इसके बाद अब जर्मनी, फ्रांस और कनाडा, फिर अमेरिका में ट्रंप। अभी खेल बढ़ेगा। मैं आपको एक हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा कि यूरोप में है ना, फ्यूडलिज्म बहुत स्ट्रांग था, चर्च बहुत स्ट्रांग था, पूरे यूरोप में किंगडम थी, फ्रांस में भी बादशाह था, और चर्च ब्lasphemy के नाम पे जिसको मर्जी आई लटका देता था। और जैसे आज पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, ऐसे उस वक्त किंग, आप हिस्ट्री के जितने भी किंग देखेंगे वो अपनी फौज के चीफ होते थे, सुप्रीम कमांडर। तो किंग यानी आर्मी और मुल्ला पादरी चर्च के जुल्म करते थे पूरी कौम के ऊपर। रिवॉल्यूशन आया, दुनिया में मशहूर है, आप गूगल पे जाके देख लें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में लोग इतने तंग आ गए कि सड़कों पे पादरियों को, किंग के लोगों को, फौजियों को मारना शुरू किया। एक ब्लडी रिवॉल्यूशन आया और फ्रांस में किंगडम ख़त्म हुई, फ्रांस एक आज़ाद देश हुआ और पूरा वो फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ। उसके नतीजे में बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में रिवॉल्यूशन से पहले ही उन्होंने तब्दीली ले आए, डर के कि हमारे यहाँ भी कहीं ऐसा ना हो। ख़ास तौर पे यूके में फॉरेन किंग ने भी अपने राइट्स काफ़ी कम कर दिए, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया। इस तरह यूरोप में बगैर फिर रिवॉल्यूशन के बाकी यूरोप में तब्दीली आई। अब आज जो ये करके आया है गेर्ट, ये आवाज़ है यूरोपियंस की। फिनलैंड में भी एक्सट्रीम राइट की सरकार पार्टनर है अभी, लेकिन अब जो एक्सट्रीम राइट का नहीं भी है ना, अब उसको अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लानी होगी, क्योंकि अब पब्लिक तंग आ गई है। पब्लिक बिल्कुल ही तंग आ गई है। आप मामूली मिसाल देख लें कि आयरलैंड के बारे में मशहूर था कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों की अपीसमेंट करने वाला कंट्री यूरोप में। आयरलैंड में एक अल्जेरियन ने 5 लोगों को छुरी मार दी, जिसमें 3 बच्चे थे, 6 साल से कम उम्र के बच्चे। आयरलैंड की पब्लिक फिर आ गई सड़कों पे, हंगामे पूरे डबलिन शहर में और आयरलैंड में हंगामे मच गए। तो आयरलैंड की सरकार ने आर्मी बुला ली। अब आप ये देखें कि गजा के लिए पूरे आयरलैंड में प्रोटेस्ट हो रहे थे, पूरे इलाके ब्लॉक कर लिए थे, तो आर्मी नहीं बुलाई थी, तो पुलिस को भी पीछे रहने का ऑर्डर था।
अपने इन इंडिजिनियस आयरिश लोगों के लिए आर्मी बुला ली गई, लेकिन आयरिश लोग बहुत गुस्से में हैं। इस आयरलैंड में होने वाले इस हंगामे के फ़ायदा उठाया ये हमारे इमिग्रेंट्स ने जो पीसफुल हैं, और इन्होंने क्या किया कि दुकानें तोड़ तोड़ के दुकानों से माल लूट के लेने भागना शुरू कर दिया। तो ये सारी सिचुएशन है। आयरलैंड में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, उसको सरकार कह रही है एक्सट्रीम राइट के प्रोटेस्ट हैं। तो हॉलैंड का रिजल्ट देख लो, आप लोगों को उस एक्सट्रीम की तरफ जाने पे मजबूर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि ब्रिटिश होम मिनिस्टर को भी हटाया गया। अब यहाँ की सरकारों को सोचना होगा। फ्रांस का इलेक्शन खतरे में है। मैं आपको बताऊं, इस बार शॉकिंग रिजल्ट्स आएंगे। आज से 1 महीने पहले, बल्कि 2 हफ्ते पहले, गेर्ट विल्डर्स को कोई घास भी नहीं डाल रहा था। वही कह रहे थे ये 3-4 पार्टियों वाली 3-4 सीटों वाली पार्टी है, बस इतने ही जीतेगी। लेकिन इसने जो डंका बजाया है ना, ये आगे पूरे यूरोप में लहर फैलेगी। ऑलरेडी पोलैंड, हंगरी, ये कंट्रीज माइग्रेशन और ख़ास तौर पे हमारे पीसफुल भाइयों की माइग्रेशन पे कंट्रोल करते हैं ना, इसलिए वहाँ पे पीस है। इसराइल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ उधर। ये नहीं है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे कोई गोरे थोड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। मैं आपके सामने एक वीडियो रखने जा रहा हूँ, 10 मिनट की है, लेकिन आपकी आंखें खोल देगी यूरोप में जो हो रहा है ना, होने जा रहा है ना, इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। Kindly keep supporting. Well, apparently we don't have enough criminals, terrorists and rapists here in Europe. We do have quite a few, but unfortunately it's not enough for our politicians' liking. So we're having to import them wholesale from the Muslim third world, which, being what it is, has plenty to spare. Of course, along with the crime, the terrorism and the rape, we are also importing the religion of Islam, which is followed in the main by millions of people from an already violent authoritarian culture who've been taught from birth that their religion must rule the world by force if necessary, that non-Muslims are inferior to them, that women exist to be used by men, that little girls can be married to and raped by grown men, that Jews are the eternal enemy, and that all homosexuals should be killed. So, yeah, let's flood our emancipated liberal society with millions of those people and see what happens. Let's keep an open mind. Let's open ourselves up to the most brutal, predatory culture on earth and let in hordes of unemployable, mostly male, fighting-age welfare parasites who hate us and have no intention of integrating. What's the worst that could happen? Of course, we mustn't generalise about men who've all been raised in the same violent, misogynistic rape culture. We have to assume that the moment they set foot in Europe, they magically develop civilised liberal values like us, or we'll be racists. And when they lie about their age and pretend to be children, we have to take them at their word and put them in with our children, because that's the kind of people we are in Europe, spineless, irresponsible morons. We love to signal our virtue at literally any cost. And we're so terribly proud of the fact that we don't discriminate, even when we should. So Islamic terrorists can just walk right in along with everybody else, as 6 of the Paris jihad attackers did. They walked into Europe as refugees, then made their way freely to where they wanted to go and started killing people. Border security? Oh no, that would send the wrong message. Don't come. And we can't do that because they've been invited. And they think they're coming to conquer us too. They really do. It sounds absurd to us, but it's what they've been taught all their lives by their violent supremacist religion, so why would they not believe it? And they keep telling us too, but we don't want to hear it because it's just too outlandish an idea for us to take seriously, like 9/11 or something. Besides, we're afraid that if we do take it seriously, somebody might call us a racist, and that's far too high a price for us to pay
not to sell out our children and grandchildren's future, so we're just going to sit back like beached whales and let it happen, for the sake of inclusion. The countries in the south of Europe are getting the worst of the invasion, and Italy is at bursting point because left-wing activist boats are being allowed to pick up migrants from traffickers and act as a virtual illegal ferry service to Europe. If the Italian government had any regard at all for its own people or for the rule of law, all those boats would be seized and scuttled and everybody on them thrown in jail. But the Italian government doesn't want to stop the invasion. It wants other countries to reopen their borders and accept their share of the nightmare. And, of course, the European Union agrees, but some of its newer members, Poland, Hungary, Slovakia, the Czech Republic, are not so keen. It seems they don't want their societies flooded with criminals, terrorists and rapists, and they're seriously embarrassing everyone else with their unfashionable common sense. They can see the explosion of crime and violence in countries that have opened their borders, and they feel that it would be a betrayal of their own people, now there's a novel idea, to let this poison into their society. They don't want their country to be a place where women and girls are afraid to go out on their own at night, where it seems like every week there's another gang rape by men who got into the country by pretending to be children. They don't want their country riddled with police no-go zones controlled by Muslim gangs, or their prisons full of terrorists and rapists they can't deport. They don't want Saudi-funded mosques preaching sedition, violence and hate, while everyone else's right to free speech is truncated to a virtual stump of itself. And they really don't want any cultural Marxism, because they have a recent history of being governed by actual Marxism, and they can smell the evil here. They know it's rotten. They also know, what the rest of us have known for some time now, that being governed by open borders politicians is like travelling with a suicidal bus driver on a mountain road. It's obvious now that if we don't get somebody else at the wheel, and soon, we are all going over a cliff. They've shown that they can't be trusted with our safety and security, and they're not persuaded by evidence or reason. They're determined to press on with this folly regardless, like religious zealots who believe they're acting in the cause of a greater good that transcends the wishes of the people who elected them, if anyone did elect them. They know very well that this invasion is making Europe more dangerous, especially for women, and less civilized, but they think it's a price worth paying, as long as somebody else pays it. So, if your child is murdered by an Islamic terrorist, or if your daughter is raped by an illegal migrant, they'll murmur their regrets, but privately they'll consider it collateral damage. The important thing, the progressive thing, is to merge the two cultures, the civilized one and the barbarous one. Of course, they know that civilized people will instinctively reject barbarism. Therefore, civilized people need to be re-educated to believe that barbarism is as valid as civilization and worthy of equal respect, or you'll be a criminal, which is pretty much where we are now. You see, politicians don't like having the ugly truth pointed out to them when they're trying so hard to ignore it, because it shows them up for the unprincipled invertebrates they are. So here in Europe, they've simply made the truth illegal, because they can. We don't have a First Amendment here, so free speech means whatever they say it means, and that means we don't have free speech at all. It seems we got rid of the Iron Curtain, only to replace it with an iron lid. Because several European countries have now prosecuted their own citizens as criminals for expressing the wrong opinion about the mass illegal Muslim invasion that's being forced upon us. Earlier this year, a man in Austria was sentenced to 5 months in prison for expressing the opinion that Islam is at war with the West, when it's painfully clear to everyone that Islam is very much at war with the West. Only a fool or a judge could deny it. Islam is our sworn enemy, and that's not me saying that, it's Islam saying it. Read the Quran and see for yourself. It's a virtual declaration of war against the rest of humanity. There's no ambiguity about it. It's all about slaying and subduing the infidel. There's no love thy neighbour, no golden rule, no seek the kingdom of heaven within. It's all about conquering and killing unbelievers, waging war against the world and shoving Islam down everyone's throat.
That's what the terrorists are trying to do, because that's what their scripture tells them to do, and we are reminded of that every time police in Europe find a military-grade arms cache hidden near a mosque. You know, I get emails from India telling me that they've had to put up with this for hundreds of years, and that we have no idea what trouble we're storing up for ourselves if we let this thing grow. Islam despises everything that we are supposed to stand for. Democracy, free speech, civil rights. It would abolish them all given half a chance. The places on this earth where Islam dominates are black holes of ignorance and cruelty. It stamps out freedom wherever it gets the upper hand, and non-Muslims are always persecuted because that is what the religion demands. As an ideology, it's so absurd and inhuman it would fall apart if it wasn't held together by the threat of violence. So it's no surprise that it gives its followers a mandate to conquer humanity by force. It has nothing else to offer. The only reason it hasn't conquered us in the West is because we are stronger. If Islam was stronger, we would all be Muslims now or dead. And we have no excuse for not knowing that, and no excuse for not acting upon it. Thomas Jefferson knew it more than 200 years ago when he asked the Arab ambassador why they attacked and enslaved people who had done them no harm. And he was told that it was because the Quran instructs Muslims to wage war against everyone who does not submit to Islam and to make slaves of prisoners. He was also told that every Muslim who dies in this cause will go to paradise. Ring any bells? So this jihad terror insanity that we see today is nothing new. It's not some sudden aberration. It's not based on a misunderstanding or wrong interpretation of scripture. It is not the corruption of a great religion. It is Islam, and it has always been Islam. And if we don't start pushing back against it, as we've had to do throughout its history, it will prevail like an incoming tide, because we have opened the door to it now in a way that has never happened before, and we are sleepwalking into disaster.